उन्होंने कहा कि मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट प्लान लेके आई थी, मैं किसी के पास नहीं गया था। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी रात कौन सा मौका था जब इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा कि आप सच बताएं। तुम ये बात नोट कर लो कि जनरल बाजवा जो हैं वो जमहूरियत के लिए सबसे बेहतरीन जनरल साबित होंगे। तो जब मैं लिखने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ। हुसैन हक्कानी जो एक मारूफ किरदार रहा है, उसने 3 मार्च को एक अहम मुलाकात की। उस मुलाकात का भी एक अहम किरदार था जो पाकिस्तान से बाहर हुई। उन्होंने कहा कि ये तोहफ़ा उनको किसी गैर मुल्की सदर ने बनी गाला में उनके घर पर भिजवाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। ये एक बड़ी खबर है, इतनी बड़ी तैनाती आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे की। ये एक बड़ा, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कम अज़ कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 18 अप्रैल और दिन है पीर का। इमरान खान साहब से उनके इक़्तिदार से हटने के बाद, यानी वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद आज पहली मुलाकात हुई। वैसे तो पहले होती रही हैं, लेकिन जब से वो ओहदे से हटे तो उनसे इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला, क्योंकि बैक टू बैक उनके जलसे हो रहे थे। तो अभी कराची का जलसा कवर करके यहाँ पर पहुँचा, तो वो पहले से शेड्यूल हो रही थी उनके साथ एक मीटिंग। तो फाइनली आज वो मुलाकात हुई और आप लोगों ने ख़बरों में देखा होगा, इस वक्त हेडलाइंस की ज़ीनत है। इस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई। कुछ सहाफ़ियों ने हर किस्म के सवालात किए, ख़ास तौर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई। फिर बाद में डिसाइड हुआ कि ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड ही है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो टेलीविज़न पर शायद सेंसर्ड कर दी जाएँ या सेंसर्ड हो सकती हैं, उनको भी इस व्लॉग में शामिल करूंगा। और वो सारी बातें जो आज इमरान खान साहब के साथ डिस्कस हुई वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर उन्होंने खुलकर बातचीत की, फिर जनरल बाजवा से ताल्लुकात, फिर इलेक्शन कमीशन, फ़ॉरेन फंडिंग, अदलिया, तोशाखाना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो रेफरेंस था, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इक़्तिदार की आखिरी रात क्या हुआ था। अब तक बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, ये सवाल भी इमरान खान के सामने रखा गया, उन्होंने इसका जवाब दिया। वो सारी तफसीलात आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक कौन कौन से सवालात हुए और ऐसा कौन सा मौका था जब इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा कि आप सच बताएं। किसको कहा कि सच बताएं और किस मामले पर यह बात हुई, वो भी आपको बताऊँगा। और एक सवाल जिस पर इमरान खान थोड़ा सोचने लगे, क्योंकि 3 साल पहले इसी तरह मुलाकात के दौरान उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तुम मेरी ये बात नोट कर लो। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, उस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में नहीं थे, ये 3-3.5 साल पहले की बात है जब वो अपोजिशन में थे। तो उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम ये बात नोट कर लो कि जनरल बाजवा जो हैं वो जमहूरियत के लिए सबसे बेहतरीन जनरल साबित होंगे। तो जब मैं लिखने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ कि नोट कर लो, ज़हन में रख लो। तो आज ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा कि 3-3.5 साल के बाद अब आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या आप उसी बात पर स्टैंड कर रहे हैं या नहीं। तो इस बारे में उनका क्या कहना था वो भी आपको बताऊंगा। पहले तो जब हम बनी गाला पहुंचे, इमरान खान साहब आए, बड़े फ्रेश लग रहे थे। तो साफ़ियों ने उनसे कहा कि आप तो इक़्तिदार से निकल कर बड़े खुश लग रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं अभी किसी और गेम में हूँ और आपको जल्द बताऊँगा इस बारे में। तो जब मुलाकात शुरू हुई तो आगाज़ में इमरान खान साहब ने ब्रीफ़ किया कि उनकी हुकूमत के साथ हुआ क्या। आगाज़ उन्होंने किया खारजा पॉलिसी के महाज से कि आज़ाद खारजा पॉलिसी, यानी मेरी हुकूमत की ये खारजा पॉलिसी मेरे अपने लोगों के लिए थे। दौरा रूस से 30% सस्ता तेल मिल सकता था और 30% सस्ती गंदम इंपोर्ट करनी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रूस से हथियार ख़रीदना चाहते थे और ये फ़ौज की डिमांड थी, यानी फ़ौज इस सारे मामले में ऑन बोर्ड थी कि हम रूस से हथियार भी ख़रीदेंगे, सस्ती गंदम भी मिल जाएगी और सस्ता तेल भी मिल जाएगा, 30% तक सस्ता तेल। तो ये वो कुछ मुआहदे और कुछ डील्स थी जो पीटीआई हुकूमत करना चाहती थी और इस सारे मामले पर यहाँ से मामले का आगाज़ हुआ। इमरान खान साहब ने बताया कि जब उनसे ये सवाल हुआ कि तासुर ये मिलता है कि फ़ौज इस सारे मामले में शायद आपके साथ नहीं थी, क्योंकि जो डोनाल्ड लू ने भी ख़त लिखा उसमें भी ऐसा तासुर आ रहा है कि ये फ़ैसला इमरान खान का था दौरा रूस का, इसमें फ़ौज इन्वॉल्व नहीं थी। तो इमरान खान ने बताया कि जिस दिन ये दौरा होना था उस दिन सुबह उन्होंने जनरल बाजवा से फ़ोन करके पूछा कि इत्तलात ये मिल रही हैं कि रूस यूक्रेन तनाज़े के दौरान किसी किसी जगह पे फ़ौजी मूवमेंट हो रही है, तो क्या हमें इस दौरान ये दौरा करना भी चाहिए या नहीं। बिल्कुल आखिरी लम्हात पर, यानी रवानगी से पहले सुबह उन्होंने फ़ोन किया। तो जनरल बाजवा ने कहा इमरान खान साहब के मुताबिक कि हमने मालूम कर लिया है और हमारी राय ये है कि आपको ये दौरा करना चाहिए।
तो इमरान खान ने कहा कि हमने ये दौरा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको एंड किया, ऑल्दो के मुश्किल सूरत हाल थी वहाँ पर, पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और ऐसे हालात में ये दौरा होगा, क्योंकि बहुत पहले से प्लान हो रहा था। लेकिन मुश्किल सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब दौरे के बाद बाहर से कहीं से पैगाम भेजा गया इमरान खान साहब को या पीटीआई हुकूमत को कि यूएन में रूस के ख़िलाफ़ वोट दें। ये वो लम्हा था जब इमरान खान ने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि हम रूस के ख़िलाफ़ क्यों जाएं, अभी तो हम दौरा करके आए हैं और हमारे इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि भारत, हमारा हमसाया मुल्क, वो अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद रूस के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर रहा, वो अपने वोट को अब्सटेन कर रहा है। तो हम रूस का दौरा करने के बावजूद क्यों रूस के ख़िलाफ़ वोट दें, हम भी अब्सटेन करेंगे। तो इमरान खान ने वहाँ पर स्टैंड लिया और यूएन में जो रूस के ख़िलाफ़ वोटिंग हुई उसमें पाकिस्तान ने अपना वोट नहीं दिया। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाहर से और अंदर से मुश्तरका साजिश हुई है। अगर ये साजिश कामयाब हुई तो आइंदा कोई भी वज़ीर आज़म अमरीका के आगे इस तरह नहीं खड़ा हो सकेगा जिस तरह से वो खड़े हुए। उन्होंने तफसील बताई और बताते उन्होंने कहा कि जनवरी से ये सारी साजिश प्लान होना शुरू हुई और इस सारे मामले में हुसैन हक्कानी, जो एक मारूफ किरदार रहा है, उसने 3 मार्च को एक अहम मुलाकात की। उस मुलाकात का भी एक अहम किरदार था जो पाकिस्तान से बाहर हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान हमारे अपने लोग अमरीकी सफारत खाने के चक्कर लगा रहे थे और उनसे मुलाकातें कर रहे थे। हुकूमत ऐन उन लम्हात में हटाई गई है जब खारजा और मुआशी महाज पर यह मुल्क तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। उन्होंने इत्तेहादियों से भी गिला किया कि अगर इत्तेहादियों को अलग होना था तो वो उस वक्त होते जब मुआशी मुश्किलात का सामना था और कई चैलेंजेस दरपेश थे, लेकिन ये अलग उन लम्हात में हुए जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मईशत का पहिया चल पड़ा था, सब बेहतरीन चल रहा था। उस वक्त इन्होंने अलहदा होने का सोचा। खैर, इक़्तिदार की आखिरी रात क्या हुआ था, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। कुछ लोग तरह तरह की कहानियाँ बताते हैं, ऑल्दो कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद था और कौन अंदर गया और कौन प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकला, एक एक मूवमेंट का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं उसको रिपोर्ट भी करता रहा हूँ, व्लॉग्स में भी बताता रहा हूँ, मेरे पास वीडियो एविडेंस भी है कि कौन आया कौन गया, हेलीकॉप्टर से कौन आ सकता है या कौन जा सकता है, उसके बारे में भी सारी मालूमात है। तो उनसे पूछा गया कि, बल्कि मैंने ये उनसे सवाल किया कि क्या जनरल बाजवा अब भी जमहूरी जनरल हैं, जो 3.5 साल पहले आपने यहीं पर बैठ के बताया था कि मेरी बात नोट कर लो कि जनरल बाजवा सबसे बेहतरीन जमहूरी जनरल होंगे। तो इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा अगर उस वक्त पनामा केस में स्टैंड ना लेते तो कोई भी खड़ा ना होता। इसका मकसद ये नहीं कि कोई जनरल बाजवा ने फिक्स कराया था पनामा केस, उनकी मुराद, उन्होंने फिर इसको एलेबरेट भी किया कि जीआईटी की टीम में जिस तरह से उन्होंने अपने मेम्बरान को नामजद किया या उनके मेम्बरान खड़े हुए जीआईटी में, बाकी सब तो हुकूमती प्रेशर के आगे बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे थे, कोई भी उस तरह से इस केस को परसू करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जीआईटी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उसकी वजह ये थी कि उसमें इदारों के लोग भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि फ़ौज की इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। इस मौके पर कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए मजबूत फ़ौज बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए तो दुख हुआ। ये जो 2-3 दिन पहले 8 फ़ौजी जवान शहीद हुए उस पर उन्होंने इज़हार अफसोस भी किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने उस फैसले पर कायम हूँ जिसमें ये कहता हूँ कि किसी और मुल्क की जंग में हमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को किसी और मुल्क की जंग को अपना बनाने से नुकसान हुआ, इस पॉलिसी से नुकसान हुआ। और उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से कहा कि शहीदों के अहले खाना को सच बताएं कि ये हमारी जंग नहीं थी जिसमें आपके प्यारे शहीद हुए, ये जंग किसी और की थी। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को डेडलॉक ख़त्म करने की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। आखिरी लम्हात में जब वो क्वेश्चन हुआ कि इक़्तिदार के आखिरी लम्हात में क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को कोई दरख्वास्त नहीं की थी कि कोई डेडलॉक आकर ख़त्म कराएं या किसी तरह से कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील की, मैंने कोई इस तरह की पेशकश नहीं की थी। फ़ौज ने हमारी सीनियर लीडरशिप से, जो कि रिपोर्टेडली उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक थे, उनके साथ मुलाकात की थी और उस मुलाकात में 3 ऑप्शंस के ऊपर बात हुई थी और वो 3 ऑप्शंस उनके पास लेके आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट प्लान लेके आई थी, मैं किसी के पास नहीं गया था। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी रात
12 बजे तक वो एंकर्स के साथ बैठे हुए थे, मुलाकात कर रहे थे और उस मुलाकात के इख्तिताम पर वो अपने घर बनीगाला के लिए रवाना हुए। ये जो इतला है कि आखिरी लम्हात में उनकी आर्मी चीफ या DGI से मुलाकात हुई या कोई 2 हेलीकॉप्टर आ गए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ISPR ने भी इसकी तरदीद कर दी थी, अब इमरान खान ने खुद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ना उस दिन किसी से मुलाकात हुई और आखिरी लम्हात तक वो एंकर्स के साथ बैठे थे। अब आ जाइए तोशाखाना के मामले पर। तोशाखाना के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो आज ज़ाहिर बात है ये क्वेश्चन भी उनसे होना था कि जनाब तोशाखाना के ऊपर आपकी क्या स्टैंडिंग है, आप क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर 3.5 साल के बाद मेरे खिलाफ सिर्फ तोशाखाना ही मिला है इनको तनकीद करने के लिए, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सब ठीक हुआ। उन्होंने फिर तफसील बताई। उन्होंने कहा कि देखें, जो भी तोहफ़ा मिलता है इसे कानून के मुताबिक तोशाखाना में भेजा जाता है। वहाँ पर तोशाखाना की एक टीम बैठी हुई है, मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं, लेकिन वो टीम हर तोहफे की कीमत का तयन करती है मार्केट रेट के मुताबिक। और उसके बाद अगर कोई वो तोहफ़ा वहाँ से तोशाखाना से ख़रीदना चाहे तो साबिका दौरे हुकूमत में यानी नून लीग के दौर में 15% तक का रेट फिक्स था कि 15% आप उसका अदा करें और वो तोहफ़ा आप ले जा सकते हैं। और नून लीग के दौर में बहुत सारे लोगों ने उसकी 15% कीमत भी अदा नहीं की, ऐसे ही ले गए। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने ये कानून तब्दील किया और 15% की बजाय इस रकम को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। यानी अगर कोई तोहफ़ा उन्होंने लेना है तो 15 नहीं, कम से कम 50% तक आप कीमत अदा करेंगे तो फिर आप ले जा सकते हैं। कानून के मुताबिक ये है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कानून के मुताबिक वो 50% तक की रकम अदा की और वो तोहफ़ा लिया। उन्होंने कहा कि ये तोहफ़ा उनको किसी गैर मुल्की सदर ने बनीगाला में उनके घर पर भिजवाया था। अगर चाहते तो किसी को ना बताते, क्योंकि वो सरकारी किसी दौरे पर नहीं मिला था, बनीगाला में उनके घर पर उन्हें मौसूल हुआ था। लेकिन उन्होंने कानून को फॉलो करते हुए ये तोहफ़ा तोशाखाना को भेजा, फिर उसकी 50% तक रकम अदा की। उस रकम को इन्होंने FBR के अकाउंट्स में डिक्लेयर किया और कानूनी तौर पर उन्होंने वो तोहफ़ा अपने पास रखा। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि फ़ौज को DHA में प्लाट्स मिलते हैं, उनकी मर्ज़ी है वो उसे रखें या उसको बेचें, जो मर्ज़ी करें, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर उनके पास कोई तोहफ़ा आया है तो ये तोहफ़ा उनका है। अगर उन्होंने कानूनी तरीके से ख़रीदा है, यानी तोशाखाना से ख़रीदी चीज़ उनके मुताबिक मेरी है, जहाँ मर्ज़ी चाहे बेचूं, मेरा तोहफ़ा है, मेरी मर्ज़ी है। ये उन्होंने आसान और सादा लफ्ज़ों में बता दिया कि कानून के मुताबिक सब कुछ किया है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये वीक ग्राउंड है, तोशाखाना से उन्हें क्या ज़रूरत थी तोहफ़ा लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की। लेकिन अगर कानून के मुताबिक हुआ है और बाकी भी करते रहे हैं, बाकी तो रकम भी पूरी नहीं अदा करते रहे, आपने अगर रकम आधी अदा की है तो अगर कानून के मुताबिक है तो मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन ना करते तो ज़्यादा बेहतर था, ज़रूरत नहीं थी। खैर, उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस तरह पैसे कमाने होते तो मैं बड़ा आसान था कि अपने बनीगाला के घर को वो डिक्लेयर कर देता कैंप हाउस, और कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके करोड़ों रुपया मैं आराम से कमा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो रकम मिली, अपने घर की फेंसिंग कराई, घर के बाहर की जो सड़क थी वो उसी पैसों से बनवाई और अपना जो घर का खर्च है वो भी चलाया। साथ ही उन्होंने बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सारे ही आपस में मिले हुए हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू यहाँ से शुरू हुई। उन्होंने शिकवा किया मीडिया से। उन्होंने कहा कि सारा मीडिया एक तरफ हो गया है, मीडिया मालकान भी साथ मिल गए हैं। और साथ में उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि चीनी की, घी की और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और कोई एक लफ्ज़ तक नहीं बोल रहा मीडिया हाउसेज में, सब के सब खामोश हैं और ये सब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी और गेम में हूँ। साथ ही नवाज शरीफ के हवाले से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब ये कोशिश करेगा कि वो अपने जो मुकदमात हैं उनसे बरी हो जाए, क्योंकि सारी हुकूमती रियासती मशीनरी अब इनके कंट्रोल में है। तो उन्होंने कहा कि समझ से बाहर है कि ज़मानतों पर रिहा होने वाले आखिर मुल्क चलाएंगे किस तरह से, इनकी मॉरल अथॉरिटी क्या है। इस वक्त जो सूरत हाल है, उहदों के नाम पर बंदर बांट हो रही है। शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेट्स, इलेक्शन कमीशन और एम्पायर्स को साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि आइंदा के लिए वो अपना एक तरह से ग्राउंड सेट कर सके। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में NRO 2 हो रहा है और इससे कानून की हुक्मरानी जो है वो तबाह हो जाएगी, जिसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को होगा। एक सवाल इमरान खान से ऑपोजिशन के बारे में ये पूछा गया कि ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और उनका प्लान ये है कि इलेक्शन 2023 में अपने मुकर्रर वक्त पर ही कराए जाएंगे। तो आप जो इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, जगह जगह पर जलसे हो रहे हैं और आपका ये मुतालबा है कि जल्दी इलेक्शन कराए, लेकिन ऑपोजिशन का प्लान तो कुछ और ही है। तो इमरान खान ने कहा कि एक प्लान ये बना रहे हैं और एक प्लान मेरा अल्लाह बनाएगा, मैं इनसे अपनी कौम के बलबूते पर लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि अवाम इस तरह से उनके साथ उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि 3.5 साल तक
ये लोग इस कौम को मेरे खिलाफ निकालने की कोशिश करते रहे, महंगाई का कहा और बहुत सारे मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए और ये कोशिश करते रहे कि लोग मेरे खिलाफ बाहर निकल आएँ, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि अब यही कौम इनके खिलाफ इस वक्त सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा को सर्वेस दिखाते थे कि देखे पीटीआई कितनी गैर मकबूल हो रही है और इससे आपके स्टैंड को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि पीटीआई मकबूलियत की बुलंदियों को छू रही है और ये सारे लोग उन्हीं के खिलाफ इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आगे इमरान खान साहब से फॉरेन फंडिंग के हवाले से, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और काजी फाइज ईसा के हवाले से कुछ सवालात हुए। एक सवाल उनसे पूछा गया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो आपने रेफरेंस भेजा, क्या आज भी आप समझते हैं कि ये रेफरेंस भेजना दुरुस्त था? जिस पर पहली मरतबा इमरान खान ने एतराफ़ किया कि वो ये नहीं समझते कि ये रेफरेंस भेजने का फ़ैसला दुरुस्त था। उन्होंने कहा कि ये एक अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी थी, गैर ज़रूरी तौर पर उस वक्त पैदा की गई, जिसकी वजह से इदारों और हुकूमत के दरमियान थोड़ी खलीज पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पास या उनकी हुकूमत के पास उस वक्त के वज़ीर कानून की तरफ से एक एडवाइस आई थी कि जनाब काजी फाइज ईसा की कोई 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और वो असासों में ज़ाहिर नहीं की गई, इसलिए इनके खिलाफ रेफरेंस बनता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अब आपको बताऊं तो काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ हमें रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, अगर आना भी था तो ये किसी आम शहरी की तरफ से प्राइवेट तौर पे आ जाता, लेकिन हुकूमती सतह पर नहीं आना चाहिए था। ये एक तरह से मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट जो है ये डैमेज रिपेयर करने के मुतरादिफ है, एक पैगाम है काजी फाइज ईसा के लिए भी इस वक्त में, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अब डैमेज रिपेयर कर सकता है या नहीं, या ऑल द डैमेज हैज़ बीन डन, इसका फैसला तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना इस बात का सबूत है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये उनकी हुकूमत की एक गलती थी। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ उन्होंने आज किया। उस वक्त जब फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बातचीत हुई, क्या बात वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इमरान खान ने इंकशाफ किया कि मौजूदा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो उनकी मर्ज़ी से नहीं लगे, मतलब उसको लगाने में हुकूमत और अपोजिशन का जैसे रिवायती किरदार होता है वो उस तरह से नहीं था। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, ये एक बड़ी खबर है और इसकी रीज़न ये बताई उन्होंने कि जिस वक्त ये तैनाती होनी थी उस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान शदीद किस्म का डेडलॉक पैदा हो चुका था और कोई और रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था कि कैसे इस मसले का हल निकलेगा। तो उस वक्त फिर इस्टेब्लिशमेंट से मदद ली गई और उन्होंने फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में किरदार अदा किया। इस वक्त फ़ौज ये कह रही है कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत और ये अपोजिशन या इन इदारों को भी चाहिए कि ऐसे मामलात को ख़ुद हल करें, बार बार फ़ौज को इन्वॉल्व ना करें तो आपकी मेहरबानी है, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व करते हैं फिर आप ये कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल रहे या फ़ौज न्यूट्रल ना रहे। आपने ख़ुद मौका दिया कि जनाब वो आके तैनाती करें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, इतनी बड़ी तैनाती आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे की, ये एक बड़ा मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कम अज़ कम। फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि आपको लगता है कि आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के फ़ैसले के नतीजे में? तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है और ये खामखा का उलझा रहे हैं इस केस को, क्योंकि पीटीआई ने पूरी दुनिया में पॉलिटिकल फंडिंग की है। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें देते हुए कहा कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की फ़ंडिंग की और हम वाहिद जमात हैं जो पॉलिटिकल फ़ंडिंग में इतना आगे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे फ़ंड रेजिंग के डिनर्स होते थे तो उस वक्त एक एक डिनर टेबल जो है वो बिकता था, लोग उसकी कीमत लगाते थे, तो चेक देकर उस पर बैठते थे तो वो हमें फ़ंडिंग की सूरत में रकम मिल जाती थी। तो अगर उस सूरत में कोई गैर मुल्की हमें कुछ चेक देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गैर मुल्की फ़ंडिंग लिया या फ़ॉरेन फंडिंग से हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, ऐसा कोई। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ कि कोई फ़ॉरेन या ममनुआ फंडिंग नहीं हुई इस दौरान, और मैं चैलेंज करता हूँ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के मुश्तरका तौर पर इकट्ठे एक ही वक्त में ये फंडिंग के केस को आगे बढ़ाएं और इसका फ़ैसला करें। उस्मान बुज़दार, पंजाब और इत्तेहादियों की सूरत हाल और फ़राह खान के ऊपर ख़ास तौर पर लगने वाले इल्ज़ामात के ऊपर भी बातचीत हुई। इमरान खान ने कहा कि फ़राह खान का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये ओहदा किस तरह इस्तेमाल, उनके पास कोई ओहदा नहीं था तो वो अपना असर व रसूख किस तरह से इस्तेमाल कर सकती थी। मेरा ज़ाती तौर पर यह मौक़िफ़ है, शायद आप लोग इससे इख्तलाफ करें, अगर फ़राह खान के नाम पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को है। अगर फ़राह खान के पास कोई ओहदा नहीं था तो उसके गांव में, उसकी जगहों पे इतना तरक्याती फ़ंड कैसे चला गया, इतना उसका असर व रसूख कैसे था? अगर नॉर्मल तरीके से गया है तो बेहतरीन है, ये चीज़ें सबके सामने आ जानी चाहिए। लेकिन जहाँ पर कोई थोड़ी सी चीज़ भी मशकूक लग रही है तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन उठेगा और ये उठता रहेगा। उन्होंने कहा कि फ़राह खान एक गैर सियासी शख्सियत है
और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सोची समझी स्कीम के तहत लगाए जा रहे हैं। और उस्मान बुज़दार के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भोले भाले से मासूम से आदमी थे, मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, इसलिए उनको नुकसान उठाना पड़ा। और मैंने उनके ख़िलाफ़ भी पूरी इंक्वायरी कराई। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चलता था कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग या इस तरह की कुछ अपडेट आई है, कोई चीज़ है, तो मैं आईबी से फ़ौरी तौर पे चेक करा लेता था कि क्या उस्मान बुज़दार कोई ऐसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो नहीं कर रहे। तो आईबी मुझे क्लियर रिपोर्ट देती रही है उसके हवाले से। एक जगह पे एक लाइसेंस कोई देने का मामला सामने आया था, वो एक तनाज़ा था, उसकी भी उन्होंने कहा कि पूरी तहकीक की, और जो चीफ़ सेक्रेटरी लगाया था वो बड़ा ईमानदार आदमी था और मैं ख़ुद उसको मॉनिटर कर रहा था, इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उस्मान बुज़दार को इस वजह से हटाया जाता कि वो कोई काम नहीं करे, क्योंकि वो उनके इमरान खान ये समझते हैं कि वो बेहतरीन काम कर रहे थे, आज भी वो इस समझते हैं। लेकिन अब तो जो डैमेज होना था वो हो चुका। इस सारे मामले को लेकर वो कॉन्फिडेंट सिर्फ इसलिए हैं कि अवाम उनके साथ बड़े पैमाने पर नज़र आ रही है, और वो कहते हैं कि अब आप देखिएगा कि लाहौर में मैं क्या करता हूँ, मीनार पाकिस्तान के ऊपर आपको डिफरेंट सीन नज़र आएगा। क्या होगा लाहौर के जलसे में, उसको रिपोर्ट करने के लिए शायद मैं ख़ुद भी वहाँ पे जाऊँ, अगर गया तो आपको ज़रूर रिपोर्ट करूँगा। ये आज की एक बड़ी मुलाकात थी, एक बड़ी हैपनिंग थी, सोचा आपके साथ इसकी तफसील शेयर कर दूँ। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।